हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मालदीव सुधरा तो बांग्लादेश रूठ गया। दोस्तों, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में नहीं हुआ शामिल, भारत की बढ़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, बताएंगे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको, तो वहीं बताएंगे जम्मू के सुजवा में सेना के बेस पर बड़ा आतंकवादी हमला, जवानों के घायल होने की खबर है। तो वहीं भारत के लिए बड़े ही खतरे की घंटी, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अलकायदा से जुड़े एबीटी गुट के चीफ को कर दिया रिहा, जिसके बाद मच गया हड़कंप। दोस्तों, तो वहीं अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस से भी मिले हिफाजत-ए-इस्लाम के नेता। बताएंगे मोहम्मद यूनुस की रियलिटी, आखिर क्या कहकर वो सत्ता में आए थे, हिंदुओं से क्या वादा किया था जिसमें फेल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मालदीव सुधरा तो बांग्लादेश रूठा, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में नहीं हुआ शामिल, भारत की बड़ी टेंशन। बता दें, मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व में मालदीव ने रणनीतिक रूप से बड़ा यू टर्न लेते हुए 30 सितंबर को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुआ। हर साल इस सम्मेलन का आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में कई तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। इसमें हिंद महासागरीय क्षेत्र के देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होते हैं, यानी NSAs शामिल होते हैं। इस बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत के अलावा मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हुए। वहीं इस सम्मेलन में राजनीतिक उठापटक से जूझ रहा बांग्लादेश शामिल नहीं हुआ। बता दें, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के चार्टर और समझौता ज्ञापन यानी MOU पर श्रीलंका के राष्ट्रपति के NSA सागाला रत्नायका, मालदीव के NSA इब्राहिम लतीफ, श्रीलंका में मॉरिशस के उच्चायुक्त हेमंडोयल दिलीम और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के NSA अजित डोभाल ने हस्ताक्षर किए। पर्यवेक्षक के तौर पर बांग्लादेश सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, लेकिन सेशल्स जरूर शामिल हुआ। जैसा कि दोस्तों, इस आयोजन को हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते खतरे से निपटने के लिए किया गया था, और इस आयोजन में बांग्लादेश का शामिल ना होना भारत के लिए वाकई बहुत बड़े टेंशन की बात है। लेकिन आपको बता दें, मालदीव ने चीन की जगह भारत को चुना है, भारत का साथ मालदीव ने चुना है। दोस्तों, चाइना को दरकिनार कर दिया है, जो कि भारत के लिए एक खुशखबरी भरी भी खबर है। मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व वाली मालदीव की सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में विभिन्न प्रकार के खतरों का मुकाबला करने के लिए 30 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा संरचना के लिए मॉरिशस, श्रीलंका और भारत के साथ हाथ मिलाया है, और चीन को दरकिनार करके दिखा दिया है कि चीन सिर्फ हमेशा अपने फायदे के लिए ही किसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। उसके लिए रिश्ते का मतलब होता है फायदा लेना, उसको चूसना, जब चूस गए रस खत्म हो जाए तो फेंक देना। वही फेंकने के बाद अब मालदीव को होश आया है कि उसका बेहतरीन दोस्त भारत था, है और आगे भी रहेगा। ऐसे में भारत ने भी दिखा दिया है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़े समय के लिए भटक गए थे, लेकिन तुम राह पर आ गए, ट्रैक पर आ गए। देर से ही आंख खुली, लेकिन खुली तो सही। आओ साथ में बढ़कर विकास करे। बहरहाल दोस्तों, समय रहते मालदीव को होश आ ही गया। तो वहीं बता दे, जम्मू के सुजवा में सेना के बेस पर बड़ा आतंकवादी हमला, एक जवान गोलीबारी में हुआ घायल। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। दरअसल सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर के सुजवा आर्मी बेस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। आतंकियों ने बेस के पास तैनात एक जवान को गोली मार दी। जवान गोलीबारी में घायल हो गया। जवाब में सेना की तरफ से भी गोली चलाई गई। सेना ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सुबह करीब 10:50 पर जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित सुंजवान सेना स्टेशन पर कुछ राउंड गोलीबारी हुई। घटना में एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे में गेट वेल सून कहना मत भूलिएगा दोस्तों अपने इस आर्मी के लिए। तो वहीं आपको बताते हैं, भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अलकायदा से जुड़े एबीटी गुट के चीफ को किया रिहा। दोस्तों, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के हालिया कदम ने भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा के लिए चिंताएं पैदा कर दी हैं। दरअसल बांग्लादेश की सरकार ने अलकायदा से जुड़े आतंकवादी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया है। रहमानी को 2013 में एक ब्लॉगर की हत्या में शामिल होने के लिए जेल में डाल दिया गया था। बीते 11 साल से वो जेल में था, लेकिन बीते महीने 26 अगस्त को उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया है। रहमानी का आतंकी और आपराधिक गतिविधियों का लंबा इतिहास रहा है। आतंकवाद को बढ़ावा देना, हत्या और बैंक डकैतियों जैसे मामले रहमानी के ऊपर हैं। वाकई में दोस्तों, ये भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। तो वहीं बता दें, जब बात बांग्लादेश की ही हुई है, तो आपको बता दें, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस से मिले हैं हिफाजत-ए-इस्लाम के नेता। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन हुआ सक्रिय। दोस्तों, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब देश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों को संभालने में जुट गई है। विवादित नेता राजधानी ढाका में सरकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर यूनुस ने ढाका में कट्टरपंथी समूह हिफाजत-ए-इस्लाम
नाम के नेता मामूनुल हक और उनके समूह के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि आधिकारिक तौर पर हिफाजते नेताओं और डॉक्टर यूनुस के बीच बैठक में चुनाव सुधार को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर चर्चा की गई। हालांकि तस्वीरें आने के बाद विवाद छिड़ गया। यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि मामूनुल हक को शेख हसीना शासन के दौरान हिंसा भड़काने समेत गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तो विपक्षी दल के अधिकांश नेता को नए शासन ने रिहा कर दिया। इसमें कट्टरपंथी इस्लामी समूह के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। अब ऐसे में दोस्तों हिंदुओं से वादा करने वाले मोहम्मद यूनुस, उनको आश्वासन देने वाले यूनुस अब कट्टरपंथियों को रिहा करके उनके साथ मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, जो कि वाकई में हिंदुओं को और ज्यादा इनसिक्योरिटीज में डाल देगा। ये तो उसी तरह हुए जैसे कि ऊपर से कुछ और कह रहे हैं और अंदर अंदर इनका अलग ही हिसाब किताब चल रहा है कट्टरपंथियों के साथ। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, कश्मीर विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। दरअसल पाकिस्तान ने कहा कि दक्षिण एशिया की शांति के लिए समाधान है बेहद जरूरी। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी की जम्मू कश्मीर पर हालिया टिप्पणियों का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की। जयशंकर जी ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो गया है, कार्रवाई के परिणाम होते हैं। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। जयशंकर जी ने यह भी कहा था कि आज मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्तों पर विचार कर सकते हैं, चाहे घटनाएं सकारात्मक या नकारात्मक, हम किसी भी तरह से प्रतिक्रिया देंगे। अब इसके बाद रविवार को पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता बलोच ने कहा कि जम्मू और कश्मीर विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार हल किया जाना चाहिए। इस अनसुलझे संघर्ष का समाधान दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बलूच ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का हल एक तरफा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कूटनीति और बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का संकल्प के साथ जवाब देगा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने हमेशा से पाकिस्तान से कई बार इस बात को दोहराया है, रिपीट किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। अब ऐसे में जब पाकिस्तान को यह पता चल चुका है कि उसकी इतनी औकात ही नहीं कि वो भारत के साथ कश्मीर मुद्दे पर बहस तक कर सके, तो अब वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बता रहा है दोस्तों और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका सॉल्यूशन चाहता है। जबकि रियलिटी ये है कि ये सारे क्षेत्र भारत के थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान भी भारत का था, वो बात अलग है कि हमने सेपरेट करके पाकिस्तान को अलग से दे दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान इस पर नई राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, कूटनीति गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये मुद्दा भारत का पर्सनल था, है और आगे भी रहेगा। ऐसे में जब ये जमीनें, ये क्षेत्र भारत की ही हैं, तो भारत की तरफ से तो कोई विवाद ही नहीं है। ऐसे में आखिर क्यों इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाया जाए? दोस्तों, पाकिस्तान का इसी बयान से क्लियर हो जाता है कि ये सारे क्षेत्र भारत के थे, भारत के हैं और भारत के ही रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना की खुल गई पोल, खरीद से लेकर आर्मी स्कूल तक में किया घोटाला। ऑडिटर जनरल का बड़ा खुलासा। दोस्तों, पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल यानी एजीपी की रिपोर्ट में डिफेंस सेक्टर में हुए घोटाले का खुलासा हुआ है, जिससे पूरे पाकिस्तान में सनसनी मची हुई है। रिपोर्ट में रक्षा सेवाओं में गंभीर वित्तीय अनियमितता, अपारदर्शी खरीद और गलत तरह से खर्च की जानकारी दी गई है। एजीपी ने 2023-24 की 300 से ज्यादा पेजों की रिपोर्ट में कहा कि ऑडिट में 566.29 बिलियन रुपए खर्च को शामिल किया गया। इनमें 2022-23 ऑडिट के दूसरे चरण के दौरान 335.63 बिलियन और 2023-24 ऑडिट के पहले चरण में 230.66 बिलियन रुपए शामिल है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एजीपी ने कहा कि कामों के पूरा होने से पहले अग्रिम भुगतान, वित्तीय शक्तियों का विभाजन, किराए शुल्कों की वसूली न करना, लागू टैक्स की कटौती न करना, सार्वजनिक खरीद नियमों का उल्लंघन, A1 भूमि नीति का पालन न करना और रक्षा सेवा विनियम जैसे मुद्दों को रिपोर्ट में पहचाना गया है। रक्षा सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के मूल बजट में 1.563 ट्रिलियन रुपए आवंटित किए गए थे। हालांकि बाद में इसको बढ़ाकर 1.592 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तानी आर्मी को लेकर। दोस्तों, ऐसे में क्लियर हो चुका है कि ना तो पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान को अपना मानती है, ना ही पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान क्षेत्र को और पाकिस्तान के लोगों को अपना मानती है। जब ये सारे के सारे बड़े लेवल पर बैठ करके ही अपने ही देश को चूस रहे हैं, तो पाकिस्तान की बर्बादी तो निश्चित थी ही, है भी और आगे भी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं आपको बता दें, भारत के रक्षा उद्योग में ऐतिहासिक हुई वृद्धि, वैश्विक मांग में बढ़ोतरी, 90 देशों तक पहुंचा भारत का निर्यात। जी हाँ, पिछले 10 वर्षों
वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 30 गुना से अधिक की जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इस दौरान रशिया यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष जैसी वैश्विक घटनाओं ने इस क्षेत्र को और मजबूती प्रदान की है, जिससे रक्षा उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली हैं। भारत अब 90 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इस वृद्धि के पीछे सरकार की सरल लाइसेंसिंग सिस्टम और अनुमतियों में सुधार की पहल है। जहां अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात गंतव्य बन चुका है, वहीं सरकार अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में भी नए बाजार तलाश रही है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, हमास से जंग लड़ रहे इजराइल का भारत बना बड़ा मददगार। हथियार खरीद कर दोस्त को किया माला माल। जी हाँ, माना जा रहा है कि इजराइल अमेरिका और अपने दोस्तों की मदद से ईरान से होने वाले किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसने हाल ही में लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ हवाई युद्ध किया है और लेबनान में भारी तबाही मचाई है। इसके अलावा इजराइल को इराक में ईरान समर्थित इस्लामिक प्रतिरोध से समय समय पर ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लाल सागर में भी इसके जहाजों पर यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से हमले किए जाते हैं। सबसे बढ़कर गाजा में हमास चरमपंथियों के खिलाफ इसके अभियान लगातार जारी है और फिर भी ऐसा लगता है कि इजराइल के पास अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ या कई चुनौतियों से लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार और गोला बारूद हैं। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अल्बीट जैसी इजरायली रक्षा कंपनियों को अपने उत्पादों की मांग में देश और विदेश दोनों जगह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं बता दें, दक्षिण अफ्रीका में बांटे जाएंगे 10 लाख हनुमान चालीसा। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में एक प्रमुख हिंदू संगठन ने अगले 5 साल में हनुमान चालीसा की छोटे आकार की 10 लाख मुफ्त प्रतियां बांटने की शुरुआत की है। हनुमान चालीसा की ये प्रति जेब में रखी जा सकती है और इसे दुनिया भर में सबसे छोटी प्रति माना जा रहा है। शनिवार को यहाँ विष्णु मंदिर में दान उत्सव के दौरान इसके वितरण की शुरुआत हुई। SA हिंदूज नामक संगठन की संस्थापक पंडित लूसी सिगाबन ने कहा कि हमने आध्यात्मिक विकास, सामुदायिक सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण का उत्सव मनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के 1 दर्जन से अधिक धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में हनुमान चालीसा की इस प्रति के प्रकाशक शेरेनो प्रिंटर्स के मालिक निरन सिंह को सम्मानित भी किया। ऐसे में अगर आप भी मानते वाकई में ये बड़ा ही पुण्य का कार्य किया गया है तो कमेंट में जय हनुमान कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी की टिप्पणी से ग्लोबल टाइम्स को लगी तगड़ी वाली मिर्ची, कहा अमेरिका की देखा देखी। दरअसल शनिवार को विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि भारत में चीनी निवेश की कड़ी जांच होनी चाहिए। ET वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश सुरक्षा कारणों से चीनी निवेश की जांच करते हैं और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। विदेश मंत्री के इस बयान से चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लग गई। अखबार ने लिखा कि चीनी निवेशक की जांच करना भारत के अपने हितों के ही नुकसान पहुंचाएगा और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ जाएगा। पश्चिमी देशों पर अपना गुस्सा दिखाते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत का इस तरह का रवैया पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से प्रेरित है, जो चीन को सुरक्षा के खतरे के रूप में देखता है और चीन से अलग होने पर जोर देता है। यानी कि जयशंकर जी को इस बयान से वाकई में बौखलाता दिखाई दिया है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स जिनपिंग का भोपू अखबार। तो वहीं बता दें, रूस फिलहाल सबसे कमजोर, चीन वापस ले अपनी जमीन। ताइवान के राष्ट्रपति ने दे दी जिनपिंग को बड़ी चुनौती। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा है कि चीन सिर्फ उनको ही आंख दिखाता है, जबकि वो रशिया से अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहा है। ताइवानी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में लाई ने कहा कि चीन ताइवान पर दावा करता है। चीन को क्षेत्रीय अखंडता के बारे में इतनी ही चिंता है तो उसे 19वीं शताब्दी के आखिर में चीनी राजवंश द्वारा रूस को दी गई जमीन भी वापस ले लेनी चाहिए। ताइवान के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है जब चीन ने उनके देश के खिलाफ बल प्रयोग के संकेत दिए हैं। खासतौर से लाई चिंग-ते के रुख पर चीन नाराजगी जताता रहा है। लाई को चीन अलगाववादी कहता है। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश में भारत विरोधी मुहिम जोरों पर। अब 6 छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध की उड़ी खबर, लेकिन भारत में बताया गया फर्जी। दरअसल बता दें, भारत विरोधी मुहिम बांग्लादेश में जोरों पर है और लगातार भारत को बदनाम करने की कोशिशें जारी हैं। इस काम में वहां का मीडिया भी खूब सक्रिय है और आए दिन फर्जी खबरें फैलाता रहा है, आज भी फैला रहा है। इसी सिलसिले में वहां के मीडिया द्वारा 6 छात्र नेताओं पर वीजा प्रतिबंध की खबर उड़ाई गई है। हालांकि भारत ने इसका खंडन किया। इससे पहले बांग्लादेश में आई बाढ़ को लेकर भी वहां के मीडिया ने भारत विरोधी खबरें चलाई थी और इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। खबरों में दावा किया गया है कि भारत विरोधी भावनाएं भड़काने के कारण इन छात्रों नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। एक बंगाली भाषा के बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट ने 1 सितंबर को 6 छात्र नेताओं पर भारतीय वीजा प्रतिबंध शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी और इसमें इस 6 छात्र नेताओं के नाम भी दिए थे। ऐसे में लगातार भारत विरोधी कृत्य में शामिल होता नजर आ रहा है दोस्तों बांग्लादेशी मीडिया। तो वहीं बता दें, कनाडा में AP ढिल्लो के घर के बाहर फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। सलमान खान का किया जिक्र। बता दें,
दें मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिलोन के घर पर फायरिंग की गई है कनाडा में। दोस्तों इंडो कैनेडियन रैपर, सिंगर और पंजाबी म्यूजिक की दुनिया में फेमस रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एपी ढिलोन से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कनाडा में वैंकूवर में उनके घर के बाहर गोलीबारी हुई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। रिपब्लिक भारत की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जिसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि फायरिंग के पीछे गोल्डी बराड़ का गैंग का हाथ है, लेकिन आपको बता दें अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि इस हमले के पीछे गोल्डी बराड़ गैंग का हाथ है। लेकिन एक पोस्ट शेयर करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में लगातार भारतीय सिंगरों पर जो ये हमले किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों? बहरहाल ये टीवी की सारी बड़ी खबर है। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने निकले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।